एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने बताया था, ये जो होता है इसमें ऑक्सीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ, मतलब फूड स्टफ को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसे हमने बोला था एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है काफी ज्यादा रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन 3 मेजर स्टेप्स में होता है, हमने इसकी भी बात की थी, ठीक है, तो वो पढ़ लेते हैं। तो जैसे ग्लूकोज जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स में क्या होता है, तो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे याद रखना है कि ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये 3 मेजर स्टेप्स को हम जो है एक एक से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। और इस ग्लाइकोलाइसिस में याद रखो, ये लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। और ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। तो ये अच्छी तरह से याद रखना है आपको कि लाइसिस मतलब मैंने क्या बताया बेटा, तो इसका मतलब क्या है, तो ये होता है ब्रेकडाउन, मतलब टूटना। और ये ग्लूकोज यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और ग्लाइको का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है ग्लूकोज। जहां पे भी आपको ग्लाइको ये वर्ड आया तो याद रखो ये शुगर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इतना याद रहा तो भी आपको सफिशिएंट है। तो जैसे मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या है, तो ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो इस ग्लाइकोलाइसिस को ही क्या बोला जाता है, ईएमपी पाथवे। तो क्यों, तो बेटा ये साइंटिस्ट के नाम से इस ग्लाइकोलाइसिस को जाना जाता है, ईएमपी, दैट इज एमेंडन मेयर ऑफ पैरस। इन 3 साइंटिस्टों ने इस ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर काम किया, इसको डिस्कवर किया, और इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। और इस ईएमपी पाथवे के बारे में हम डिटेल में, मतलब साइंटिस्ट के बारे में जो है आगे पढ़ने वाला है। तो अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो किया जाता है, मतलब ग्लूकोज को जो ब्रेक डाउन किया जाता है, वो 3 स्टेप में किया जाता है। उसमें से पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब मैंने आपको बता दिया। और ग्लाइकोलाइसिस को ही बोला जाता है ईएमपी पाथवे। और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, तो बेटा ये ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और ये पूरा स्टेप वाइज मैनर, मतलब सिंगल स्टेप में नहीं, तो मल्टीपल स्टेप में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। और इसमें टोटल स्टेप्स कितने होते हैं, तो आपके बुक में तो टोटल स्टेप्स नहीं दिए, लेकिन आपको जो है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप्स में होता है, तो आपको याद रखना ये 10 स्टेप्स में होता है। मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप में होता है, ऐसा पूछा जाए तो आप बताओगे इट ऑकर्स इन 10 स्टेप्स। और ये पूरा स्टेप वाइज मैनर में चलता है, कोई भी स्टेप जो है मिस होके नहीं चलेगा। तो अभी ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, ब्रेकडाउन, तो उसमें से आपको एंड प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है, तो लास्ट में आपको मिलता क्या है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में अगर देखा जाए तो इसमें आपको 2 पायरुवेट जो है मॉलिक्यूल मिलता है। इसका मतलब ये ऑर्गेनिक है, अभी भी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है। और इसी प्रोसेस में आपको 2 एटीपी मिलते हैं और 2 NADH2 मिलते हैं। ये NADH2 क्या होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी मॉलिक्यूल में तो उसे रिड्यूस्ड फॉर्म बोला जाता है। और इसी प्रोसेस में आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल भी मिलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, तो वो साइटोप्लाज्म में, और ये मल्टीपल स्टेप में होता है। कितने स्टेप्स, 10 स्टेप। और इस ग्लाइकोलाइसिस में आपको मिलता क्या है, तो आपको मिलते हैं 2 पायरुवेट, जिसी को पायरुविक एसिड बोला जाता है, 2 ATP, 2 NADH2 एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो कुछ इस तरह से आप आपके नोटबुक में जो है ये नोट डाउन कर सकते हो। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ किसमें, तो 2 पायरुवेट, 2 ATP, 2 NADH2 एंड 2 वाटर। तो इस तरह से रिएक्शन आप लिख सकते हो। अभी इस पायरुवेट का होता क्या है, तो बेटा ये पायरुवेट जो है आगे कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। और इस प्रोसेस में याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ग्लाइकोलाइसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुआ, लेकिन जब पायरुवेट का कन्वर्शन
एसिटाइल कोएंजाइम में हुआ तब यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है। और याद रखो इस ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं, तो बेटा यहाँ पे ग्लूकोज में कार्बन होते हैं 6 कार्बन। और जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो इससे बने 2 पायरुवेट। क्यों? क्योंकि एक पायरुवेट में 3 कार्बन होता है, एक पायरुवेट में 3 कार्बन। तो मुझे बताओ ग्लूकोज में 6 कार्बन, तो पायरुवेट कितने मिलने चाहिए? तो ये 2 पायरुवेट आपको मिलने चाहिए, तो इसीलिए आपको 2 पायरुवेट यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अभी इस 2 पायरुवेट का आगे हुआ क्या? तो इस 2 पायरुवेट में हमने क्या बताया कि एक पायरुवेट में अगर देखा जाए तो 3 कार्बन, और इस एसिटाइल कोएंजाइम में होते हैं 2 कार्बन। तो मुझे बताओ एक कार्बन यहाँ पे गया कहाँ पे? तो ये एक कार्बन निकल रहा है, मतलब यहाँ पे CO2 निकल रहा है, बराबर। तो 2 पायरुवेट है तो CO2 कितने निकलेंगे? वो 2 निकलेंगे, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? डी कार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब रिमूवल ऑफ CO2 हो रहा है। तो याद रखो डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है? तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। और ये कहाँ पे हो रहा है? तो जब पायरुवेट का कन्वर्शन एसिटाइल कोएंजाइम में हो रहा है तो उसे बोला जाता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इतना याद रखा तो भी आपको सफिशिएंट है। ठीक है बेटा, तो आपने ग्लाइकोलाइसिस को यहाँ पे पढ़ लिया। और इस ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको क्या बताया, ये सेल में कहाँ पे होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म। इसमें कितने स्टेप्स है? 10 स्टेप्स। इस ग्लाइकोलाइसिस में आपको मिलता क्या है? 2 पायरुवेट, 2 ATP, 2 NADH2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल। और रिएक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हो। और पायरुवेट का आगे क्या होता है? तो मैंने बताया पायरुवेट का आगे कन्वर्शन होता है एसिटिल कोएंजाइम A, और इसमें 3 कार्बन, एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन, मतलब एक कार्बन क्या हो रहा है? तो वो CO2 के फॉर्म में, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। अभी हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो बेटा सेकंड स्टेप जो होती है वो होती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसको भी हम पढ़ते हैं, दैट इज अ TCA साइकिल। ठीक है, तो बेटा ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को ही TCA साइकिल बोला जाता है। और इसको डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रेब्स, और इसीलिए इसे क्रेब्स साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, और ये होती कहाँ पे? तो ये क्रेब्स साइकिल सेल के एक ऑर्गेनेल जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसे हम TCA साइकिल बोलते हैं वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसके नाम में ही साइकिल लिखा है तो इसका मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है। वही ग्लाइकोलाइसिस ये लीनियर मैनर में चलती है, इट इज नॉट साइक्लिक, लेकिन TCA एक साइक्लिक प्रोसेस है। और यहाँ पे ये अभी जो एसिटिल कोएंजाइम है इसको आगे जो है ब्रेक डाउन किया जाता है, किसमें? तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। तो एसिटाइल पार्ट जो होता है इस एसिटाइल कोएंजाइम A का, तो इस क्रेब्स साइकिल में इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, बराबर। और मैंने जब बताया था आपको कि किसी का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसके एंड प्रोडक्ट क्या आता है? वो आता है इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे मुझे बताओ कोई भी आपको ऑर्गेनिक दिखाई दे रहा है क्या? तो नहीं। इसका मतलब आपको अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस में होता है तो आप बताओगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। ठीक है, और इस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में किसका जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? मतलब ग्लूकोज से बना पायरुवेट, पायरुवेट से बना एसिटिल कोएंजाइम है, और एसिटिल कोएंजाइम का कंप्लीट ब्रेकडाउन TCA साइकिल में। और जब एसिटिल कोएंजाइम का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है पर्टिकुलरली एसिटाइल पार्ट का, तो इसमें आपको 2 जो है क्या मिलेंगे? अगर 2 एसिटिल कोएंजाइम है तो 2 CO2 मिलेंगे, लेकिन हम बात करें सिर्फ एक एसिटिल कोएंजाइम की, तो इसका मतलब एक CO2। ठीक है, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल ATP, NADH2 और FADH2 ये जो है आपको इस प्रोसेस में मिलेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे 2 CO2 आप याद रखो, क्योंकि इसमें एक नहीं बोल सकते, आप 2 बोलो, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा आपको। एंड देन अभी इस NADH2 और FADH2 का होता क्या है? आप बोलोगे सर ये FADH2 क्या है? तो ये बेटा फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ये भी क्या कर रहा है? तो ये एनर्जी स्टोर कर रहा है। और ये
H2 भी क्या कर रहा है, NADH2 भी एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो किसके फॉर्म में, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। कि यहाँ पे जब इस एसिटिल कोएंजाइम का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, ये जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मैंने बोला था जब ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन निकलता है, तो ये हाइड्रोजन कैरी करने का काम कौन कर रहा है, तो ये NAD ने अगर H2 लिया तो बनेगा NADH2, अगर FAD ने H2 लिया तो बनेगा FADH2। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एनर्जी को जो है इनडायरेक्टली स्टोर किया जा रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन अभी इस NADH2 और FADH2 से एनर्जी निकलवाना है, तो इनको जाना कहाँ पे पड़ता है, तो इनको जाना पड़ता है ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाना पड़ता है, क्योंकि इनसे एनर्जी निकलवाना है तो इनको पास करना पड़ता है इस ETC के पास, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलो, या इसी को आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हो। और ये कहाँ पे होती है, तो ये भी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और यहाँ पे काम क्या किया जाता है, तो NADH2 और FADH2 में जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एनर्जी है, और ये NADH2 और FADH2 कहाँ से आए, तो ये NADH2 आया ग्लाइकोलाइसिस से और FADH2 आया क्रेब्स साइकिल से। वैसे देखा जाए तो क्रेब्स साइकिल में या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलो तो इसमें NADH2 भी बनता है और FADH2 भी बनता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ NADH2 बनता है। तो ये NADH2 ग्लाइकोलाइसिस का और क्रेब्स साइकिल का NADH2 और FADH2 ये कहाँ पे चले गए, इस ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास चले गए। और इनसे एनर्जी निकलवाने के लिए इनका क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। और इनका ऑक्सीडेशन हुआ तो आपको क्या मिलती है, ATP। इसका मतलब हमारे सेल में जो है ETC से भी जो है आप ATP जनरेट कर सकते हो, लेकिन किसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तो 1 NADH2 का और 1 FADH2 का। अगर 1 NADH2 का आपने ऑक्सीडाइज किया, ETC ने ऑक्सीडाइज किया, तो आपको 3 ATP मिलता है। वही अगर 1 FADH2 का ऑक्सीडाइजेशन हो गया तो उससे आपको 2 ATP मिलता है। और इस प्रोसेस में जो है फाइनली एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इस ETC में मिलता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिलता है। तो इस तरह से आपने क्या पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कैसे ब्रेकडाउन होता है 3 मेजर स्टेप्स में। तो सबसे पहले स्टेप्स हमने बात की ग्लाइकोलाइसिस। आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस सेल में कहाँ पे होती है, तो इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये स्टेप वाइज मैनर में होती है क्या, तो हाँ, ये मल्टीपल स्टेप में होती है। इसमें स्टेप्स कितने हैं, इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। और इस ग्लाइकोलाइसिस को ही क्या बोला जाता है, EMP पाथवे। तो ये साइंटिस्ट के ऊपर से इसको नाम दिया गया है, एबंडन मेयर ऑफ पैरनस। और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हुआ तो आपको एंड प्रोडक्ट मतलब आउटपुट क्या मिला, तो आपको 2 पायरुवेट मिले जो कि ऑर्गेनिक है, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो आगे होगा। 2 ATP, 2 NADH2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और जब पायरुवेट बना तो पायरुवेट से आगे कन्वर्शन क्या हो रहा है, तो पायरुवेट का कन्वर्शन एसिटाइल कोएंजाइम में हो रहा है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसको हमने बोला डीकार्बोक्सिलेशन। आपको ग्लाइकोलाइसिस में मतलब ग्लूकोज का कन्वर्शन जब 2 पायरुवेट में हुआ तो आपको 2 NADH2 मिल रहे हैं, ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट एनर्जी नहीं है, जैसे कि ATP ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन NADH2 से एनर्जी निकलवाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा इस ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। इवन पायरुवेट का कन्वर्शन जब एसिटिल कोएंजाइम में हो रहा है तब भी NADH2 बन रहा है, और इसको भी अगर ATP बनवाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, अगेन ETC के पास, क्योंकि इनका यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे कि ATP आप बना सकते हो। ठीक है, अभी आगे क्या होता है, तो हमने क्या बोला कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सेकंड स्टेप में। वो कौन सी है, TCA साइकिल, जिसे हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसी को बोला जाता है क्रेब्स साइकिल। आपको पूछा जाए कहाँ पे होती है, तो ये होती है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि इसके नाम में लिखा है कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसका मतलब ये साइक्लिक वे में चलती है। और इस TCA में क्या होता है, तो इस TCA में
ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और इस एसिटाइल कोएंजाइम में से कौन सा पार्ट? तो एसिटाइल पार्ट, क्योंकि ये कोएंजाइम ए ये बार बार रिसाइकल होते रहता है। टीसीए में आपको मिला क्या? तो इस टीसीए में आपको मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, एटीपी भी मिलता है, NADH2 भी मिलता है और FADH2 भी मिलता है। लेकिन इस NADH2 और FADH2 ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो इनको अगर ATP बनवाना है तो इनको भी कहाँ जाना पड़ेगा? ETC के पास। इसका मतलब अभी भी कंप्लीट जो है प्रोसेस नहीं हुई है, तो इसीलिए थर्ड स्टेप कौन सी आ गई? तो ये आती है ETC, बराबर। और इस ETC में होता क्या है? तो NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन, बराबर, मतलब ब्रेक डाउन। तो ये कैसे? तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन इनमें से निकाले जाते हैं, इनमें से NADH2 और FADH2 में से, और इस इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। एक NADH2 आपको कितने ATP देता है? 3 ATP। 1 FADH2 आपको ATP कितने देता है? इट गिव्स 2 ATP। और ETC में फाइनली आपको ATP भी मिले और जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोलते हैं बेटा इसे? मेटाबॉलिक वाटर। तो इस तरह से आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 मेजर स्टेप्स के बारे में पढ़ लिया, और इस पर्टिकुलर आपको स्लाइड को जो है आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है, क्योंकि किसी भी बुक में इतना जो है अच्छी तरह से नहीं दिया है, तो आपको इसीलिए इसको कंपैरेटिव वे से स्टडी करना है। और क्वेश्चन जो है कुछ इसी तरह के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाइड पोर्शन में जो है कन्वर्ट किया है। लेकिन बेटा यहाँ पे और एक माइंड में आपके क्वेश्चन होगा कि ये जो NADH2 है और FADH2 वो बनते कैसे, तो उसको भी थोड़ा जो है हम पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा डिटेल हो रहा है, लेकिन आपको आगे जाके ये काफी काम में आएगा। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को और H2 को हमने क्या बोला था कि लिखा जाता है 2H+2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या है? तो एनर्जी है, और ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो मुझे बताओ ऐसे इलेक्ट्रॉन को हमें जो वेस्ट जाने देना चाहिए क्या? तो नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन को मतलब इस H2 को कैरी करने वाले होते हैं NAD। ये कोएंजाइम्स होते हैं बेटा, याद रखो इनको क्या बोला जाता है? कोएंजाइम्स। इनका काम है इलेक्ट्रॉन को कैरी करना, मतलब इस H2 को कैरी करना। तो मुझे बताओ अगर H2 इसने कैरी किया मतलब ये एनर्जी को कैरी कर रहा है, मतलब वेस्ट जाने नहीं दे रहा है। तो ये NAD अगर H2 ले रहा है मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, बराबर। इसका मतलब इसने क्या किया? एनर्जी को स्टोर किया, और इसी को हम क्या बोलेंगे? NADH2 मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ? ग्लूकोज में से जो एनर्जी निकल रही थी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, क्योंकि H2 मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, और हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है। इसको वेस्ट जाने दिया क्या? नहीं। किसने? NAD ने H2 को एक्सेप्ट किया, मतलब एनर्जी को एक्सेप्ट किया, और ये कन्वर्ट हो रहा है NADH2 में। और इस NADH2 से अगर ATP बनवाना है तो हमने क्या बोला? कहाँ जाना पड़ेगा? तो वो जाएगा ETC के पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये NADH2 कहाँ जाएगा बेटा? ETS के पास, और NADH2 से क्या बनेंगे? 3 ATP बन जाएंगे एक NADH2 से। वही क्रेब्स साइकिल में ये NAD के अलावा FAD भी जो है होता है। इसका मतलब फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और इसका काम भी क्या है कि जब इस एसिटाइल कोएंजाइम का ब्रेकडाउन हो रहा है तब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? H2 निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और इसको भी वेस्ट जाने देना चाहिए क्या? तो नहीं। तो ये H2 भी कौन एक्सेप्ट करेगा? NAD भी करेगा और FAD भी करेगा। तो इसलिए यहाँ पे NADH2 भी बना, और एट द सेम टाइम FADH2 भी बनेगा। मतलब आपको याद रखना है कुछ इस तरह से,
ठीक है। और ये FADH2 जब बन जाता है क्रेब साइकिल में या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, तो ये FADH2 से ATP बनवाना है, तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, तो इसको भी जो है ETC के पास जाना पड़ेगा, और उससे ETC क्या करेगी, इस FADH2 का ऑक्सीडेशन करेगी और आपको 2 ATP जो है वो मिल जाएंगे, बराबर। तो आपने यहाँ पे जो है क्या पढ़ा कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में कैसे होता है। तो वो 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। ये कहाँ पे होता है, इनमें आउटपुट क्या मिलता है, मतलब आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये आपको पूछे जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि NADH2 और FADH2, ठीक है। तो NADH2 होता क्या है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 क्या होता है, तो फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये आपके बुक में दिया है और इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो बेटा ये याद रखो कि ये NADH2 और FADH2 ये को एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे आपके बुक में यहाँ इनको एंजाइम्स लिखा है, लेकिन आपको याद रखना ये को एंजाइम्स होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोएंजाइम्स विटामिन्स होते हैं, जैसे कि निकोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें फ्लैविन होता है, राइबोफ्लेविन इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब कोएंजाइम्स मोस्टली दे आर विटामिन्स, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जैसे यहाँ पे आपके बुक में सिर्फ कम इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि NADH2 और FADH2 क्या है, तो ये कोएंजाइम्स है, ठीक है। और ये सेल में बनते रहते हैं, और इनका काम क्या है, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में काम में आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। अच्छी तरह से याद रखो, मैं यहाँ पे लिखता भी हूं कि NAD और FAD ये दोनों भी क्या है बेटा, तो दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इसका मतलब ये जो है किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है और उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन हुआ मतलब क्या हुआ बेटा, तो इसका मतलब H2 निकला। तो इस H2 में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए किसको दिया बनाया गया है, तो NAD और FAD को। अगर ये H2 लेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा NADH2, बराबर है। और FAD ने H2 लिया तो क्या बनेगा, ये भी बनेगा FADH2। दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। याद रखो NAD और FAD क्या है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और जब ये H2 लेंगे तो ये रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये NADH2 जो है वो इनडायरेक्टली एनर्जी सोर्स है, लेकिन इनको अगर एनर्जी निकालना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, हमने क्या बोला, ETC के पास, और ETC में जाके इनसे क्या बनती है, तो बनती है ATP। अगर NADH2 है तो मिलेंगे 3 ATP, बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम और एक बार, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 NADH2 से 3 ATP, लेकिन जाना पड़ेगा ETC के पास, बराबर। 1 FADH2 है तो बनेंगे 2 ATP, बराबर। कहाँ जाना पड़ेगा, ETC के पास। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ये NADH2 और FADH2 के बारे में पढ़ लिया।